नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द हॉरर डायरी पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। यह कहानी है एक ऐसे परिवार की जो अपनी छुट्टियों को यादगार बनाने निकले थे, लेकिन उनकी यह यात्रा उनके जीवन का सबसे भयानक अनुभव बन गई। तो दोस्तों, अपने दरवाजे खिड़कियां बंद कर लीजिए, लाइट्स डिम कर लीजिए और तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम शुरू करते हैं मौत का ढाबा। मेरा नाम राहुल शर्मा है। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं और दिल्ली के पश्चिम विहार में अपनी पत्नी प्रिया और 8 साल की बेटी मीरा के साथ रहता हूं। मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं वह मेरे जीवन की सबसे डरावनी घटना है। इसे याद करके भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि लोगों को इस बारे में जानना चाहिए ताकि वे मेरी जैसी गलती न करें। पिछले साल मई के महीने की बात है। गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं और हमने सोचा कि क्यों न नैनीताल की खूबसूरत पहाड़ियों में एक कैंपिंग ट्रिप का आयोजन किया जाए। मीरा तो खुशी से झूम उठी, प्रिया भी उत्साहित थी। हमने सब कुछ प्लान कर लिया, टेंट, कैंपिंग गियर, खाने पीने का सामान और हाँ, मेरी पुरानी मारुति सुजुकी स्विफ्ट भी अच्छी तरह से चेक करवा ली। हमने 15 मई को सुबह 4 बजे यात्रा शुरू की। हमारा प्लान था कि दिल्ली से नैनीताल तक का सफर एक दिन में ही पूरा कर लेंगे। शुरुआत अच्छी रही। हम दिल्ली से निकलकर गाजियाबाद और फिर मुरादाबाद होते हुए रामनगर की ओर बढ़ रहे थे। प्रिया ने खाने के लिए सैंडविच और जूस की बोतलें पैक की थीं। मीरा पिछली सीट पर अपने टैबलेट पर गेम खेल रही थी और बीच बीच में अपने पसंदीदा गाने गुनगुना रही थी। दोपहर तक हम काफी आगे निकल चुके थे। लगभग 2 बजे हम रामनगर से कुछ किलोमीटर पहले थे। कोसी नदी के पास पहुंचते ही मौसम अचानक बदलने लगा। आसमान में काले बादल छाने लगे और तेज हवाएं चलने लगीं। मैंने रेडियो पर मौसम का हाल सुना, जिसमें बताया गया कि इस क्षेत्र में अगले कुछ घंटों में भारी बारिश की संभावना है। राहुल, क्या हमें ट्रिप पोस्टपोन कर देना चाहिए? प्रिया ने चिंतित होकर पूछा। मैंने उसे आश्वस्त किया, अरे नहीं यार, ये बस छोटा सा झंझावात होगा। हम रामनगर पहुंचकर रुकेंगे और फिर मौसम साफ होते ही आगे बढ़ेंगे। काश मैंने उस दिन प्रिया की बात मान ली होती। जैसे जैसे हम रामनगर के करीब पहुंचे, बारिश तेज होती गई। विजिबिलिटी बहुत कम हो गई थी और मुझे गाड़ी चलाने में काफी मुश्किल हो रही थी। अचानक हमारी गाड़ी के इंजन से एक अजीब सी आवाज आने लगी और थोड़ी देर बाद गाड़ी जैसे दम तोड़ने लगी। क्या हुआ राहुल? प्रिया ने घबरा कर पूछा। पता नहीं, लगता है इंजन में कोई प्रॉब्लम है, मैंने जवाब दिया। अगले ही पल हमारी गाड़ी पूरी तरह से बंद हो गई और सड़क के किनारे रुक गई। मैंने कई बार इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पापा, हम कहाँ हैं? मीरा ने डरते हुए पूछा। बेटा, हम रामनगर के पास हैं, बस थोड़ी दूर और है, मैंने उसे सांत्वना देते हुए कहा। हालांकि मुझे खुद को पता नहीं था कि हम ठीक कहाँ थे। बारिश तेजी से बढ़ रही थी। मैंने अपने फोन पर गूगल मैप्स खोला, लेकिन यहां नेटवर्क बिल्कुल नहीं था। हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए मैंने आसपास कोई मदद खोजने का फैसला किया। तभी बारिश के बीच से मुझे थोड़ी दूर पर एक मध्यम सा प्रकाश दिखाई दिया। प्रिया, वहां कुछ दिख रहा है, शायद कोई ढाबा या होटल हो, मैंने कहा। हमने जल्दी से अपना जरूरी सामान उठाया और उस रोशनी की तरफ चल पड़े। तेज बारिश में भीगते हुए हम लगभग 200 मीटर चलकर उस जगह तक पहुंचे। वह एक पुराना सा ढाबा था, जिसके बाहर आनंद ढाबा का साइन बोर्ड लगा था। ढाबा देखने में बहुत पुराना लगता था, लेकिन उस वक्त हमारे पास कोई और विकल्प नहीं था। हम ढाबे के अंदर गए। अंदर का माहौल अजीब सा था। ढाबा पूरी तरह खाली था, लेकिन अंदर की लाइटें जल रही थीं और एक पुराना सा रेडियो बज रहा था, जिससे कोई पुराना भजन सुनाई दे रहा था। ढाबे के बीचों बीच एक लकड़ी का बड़ा सा काउंटर था, जिसके पीछे कोई नहीं था। हेलो, कोई है? मैंने आवाज लगाई। कुछ पल बाद
काउंटर के पीछे से एक बूढ़ा आदमी निकला। वह लगभग 70 साल का होगा, पतला दुबला, सफेद बालों और दाढ़ी वाला। उसकी आंखें गहरी और खोखली सी लग रही थीं, जैसे वह कई रातों से सोया न हो। जी कहिए, उसने धीमी आवाज में पूछा। नमस्ते जी, दरअसल हमारी गाड़ी खराब हो गई है। हम नैनीताल जा रहे थे। क्या हम यहाँ रुक सकते हैं जब तक बारिश कम ना हो जाए? और क्या आप हमें कोई मैकेनिक का नंबर दे सकते हैं? बूढ़े आदमी ने हमें सिर से पैर तक देखा और फिर एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, हाँ, आप लोग रुक सकते हैं। मैकेनिक तो आज नहीं मिलेगा, बारिश बहुत तेज है, कल सुबह देखते हैं। उसकी बात सुनकर मुझे थोड़ी निराशा हुई, लेकिन फिर भी मैंने उसे धन्यवाद दिया। उसने हमें एक टेबल की ओर इशारा किया और हम वहां बैठ गए। क्या खाएंगे आप लोग? उसने पूछा। हमने कुछ खाना ऑर्डर किया, दाल, सब्जी, रोटी। जब खाना आया तो वह देखने में ठीक लग रहा था, लेकिन स्वाद में कुछ अजीब सा था। मैंने प्रिया की ओर देखा। वह भी खाना खाते हुए अजीब सा महसूस कर रही थी, लेकिन हम भूखे थे इसलिए हमने खाना खा लिया। खाना खाने के बाद बूढ़े आदमी ने हमें बताया कि ढाबे के पीछे कुछ कमरे हैं जहां हम रात भर रुक सकते हैं। उसने हमें एक कमरे की चाबी दी और हम अपना सामान लेकर वहां चले गए। कमरा बहुत पुराना और धूल भरा था। एक पुराना बिस्तर, एक मेज और एक कुर्सी के अलावा कमरे में कुछ भी नहीं था। कमरे की दीवारों पर पुराने जमाने के चित्र टंगे थे, जिनमें से कुछ अजीब से लग रहे थे। एक चित्र में एक परिवार था, एक आदमी, एक औरत और एक छोटी बच्ची जो हमारी तरह ही दिख रहे थे। राहुल, मुझे यह जगह अच्छी नहीं लग रही, प्रिया ने फुसफुसाते हुए कहा। क्या हम कहीं और नहीं जा सकते? प्रिया, अब रात हो चुकी है और बारिश भी तेज है। हम कहाँ जाएंगे? बस एक रात की बात है, कल सुबह हम यहाँ से निकल जाएंगे, मैंने उसे आश्वस्त किया। हालांकि मुझे खुद भी यह जगह अजीब लग रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि शायद यह मेरा वहम है। हम बिस्तर पर बैठे थे, तभी मीरा ने कहा, पापा, मुझे पानी पीना है। मैंने उसे बोतल से पानी दिया, लेकिन वह खाली थी। मैंने प्रिया से कहा, मैं ढाबे से पानी लेकर आता हूं। मैं कमरे से बाहर निकला और ढाबे की तरफ चला गया। ढाबा अब पहले से भी ज्यादा सुनसान लग रहा था। बूढ़ा आदमी अब काउंटर पर नहीं था। मैंने आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी मेरी नजर एक दरवाजे पर पड़ी, जो शायद ढाबे के पिछले हिस्से में जाता था। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैं उस दरवाजे की तरफ चला गया। जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुंचा, मुझे अंदर से कुछ आवाजें सुनाई दी। किसी के फुसफुसाने की आवाज और रोने की आवाज। मैंने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर झांका। अंदर का कमरा अंधेरा था, लेकिन एक मोमबत्ती की रोशनी में मैंने देखा कि बूढ़ा आदमी किसी तस्वीर के सामने बैठा हुआ था और कुछ बुदबुदा रहा था। तस्वीर में वही परिवार था जो हमारे कमरे की दीवार पर टंगे चित्र में था। अचानक बूढ़ा आदमी मुड़ा और उसने मुझे देख लिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, उसने कहा। उसकी आवाज पहले से कहीं ज्यादा भारी और डरावनी थी। मैं बस पानी लेने आया था, मैंने हकलाते हुए कहा। वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, बूढ़े ने कहा। वे सब तुम लोगों का इंतजार कर रहे हैं। कौन? मैंने पूछा। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो जो यहां रुके थे, वो जो कभी लौटे नहीं, बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं इससे पहले कि कुछ और पूछता, बूढ़ा अचानक खड़ा हुआ और मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैं तुरंत वहां से भागा और सीधे कमरे की ओर दौड़ा। कमरे में पहुंचकर मैंने दरवाजा बंद कर लिया और अंदर से कुंडी लगा दी। प्रिया और मीरा मेरी हालत देखकर डर गईं। क्या हुआ राहुल? प्रिया ने पूछा। मैंने उन्हें सब कुछ बताया, बूढ़े के अजीब व्यवहार के बारे में, उस तस्वीर के बारे में और उसके अजीब शब्दों के बारे में। हमें यहां से निकलना होगा, प्रिया ने कहा। अभी हम अपना सामान
पैक करने लगे। तभी हमें बाहर से कुछ आवाजें सुनाई दी। कदमों की आवाज, जैसे कोई हमारे कमरे की ओर आ रहा हो। और फिर दरवाजे पर दस्तक। कौन है? मैंने पूछा। मेरी आवाज कांप रही थी। कोई जवाब नहीं। फिर से दस्तक, इस बार ज्यादा जोर से। कौन है? मैंने फिर पूछा, इस बार आवाज ऊंची करके। अचानक दस्तक बंद हो गई। कुछ पल की शांति के बाद हमने एक छोटी सी आवाज सुनी, जैसे किसी बच्चे की हंसी। यह आवाज धीरे धीरे दूर होती गई। हम तीनों बिस्तर पर बैठे हुए एक दूसरे को पकड़कर डर से कांप रहे थे। मीरा रो रही थी और प्रिया उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी। हमें यहां से निकलना होगा, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। जैसे ही सुबह होगी हम यहां से निकल जाएंगे। लेकिन सुबह बहुत दूर थी। रात के 2 बजे के आसपास हमें फिर से आवाजें सुनाई दी। इस बार ये आवाजें हमारे कमरे के अंदर से आ रही थीं, जैसे कोई हमारे कमरे में हमारे साथ ही मौजूद हो। एक ठंडी हवा का झोंका कमरे में घूमा और अचानक बिना किसी कारण के कमरे की लाइट फ्लिकर करने लगी। मैंने अपने फोन की टॉर्च ऑन की, लेकिन वह भी फ्लिकर करने लगी। मम्मी, मुझे डर लग रहा है, मीरा ने प्रिया से लिपटते हुए कहा। कुछ नहीं होगा बेटा, प्रिया ने उसे गले से लगाते हुए कहा, हालांकि उसकी आवाज भी कांप रही थी। तभी हमने कमरे के कोने में कुछ हिलते हुए देखा। एक छाया जो धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रही थी। मैंने अपनी टॉर्च उस दिशा में की, लेकिन वहां कुछ नहीं था। फिर अचानक हमें एक आवाज सुनाई दी, एक छोटी सी लड़की की आवाज। खेलोगे मेरे साथ? यह आवाज कमरे के हर कोने से आ रही थी, जैसे वह हमारे चारों ओर घूम रही हो। मीरा चीखी, मम्मी वहां कोई है। हम सभी ने देखा, कमरे के दूसरी तरफ दरवाजे के पास एक छोटी सी लड़की खड़ी थी। वह लगभग मीरा की उम्र की होगी, लेकिन उसकी त्वचा बेहद पीली और फीकी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें काली और खाली थीं। खेलोगे मेरे साथ? उसने फिर पूछा। इस बार उसकी आवाज में एक अजीब सा अपनापन था। तुम कौन हो? मैंने कांपती आवाज में पूछा। मैं रिया हूं, लड़की ने जवाब दिया। मैं यहां रहती हूं हमेशा से। प्रिया ने मीरा को अपने पीछे छिपा लिया और मैंने प्रिया और मीरा को अपने पीछे कर लिया। तुम क्या चाहती हो? मैंने पूछा। मैं अकेली हूं, रिया ने कहा। मुझे दोस्त चाहिए, खेलोगे मेरे साथ? वह धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ने लगी। जैसे जैसे वह करीब आई, कमरा और भी ठंडा होता गया। मैंने देखा कि उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे, वह हवा में तैर रही थी। दूर रहो, मैंने चिल्लाते हुए कहा। हमें छोड़ दो। रिया रुक गई और उसके चेहरे पर एक दुखी भाव आ गया। तुम भी मुझसे डरते हो? सब मुझसे डरते हैं। अचानक कमरे की खिड़की से एक तेज हवा का झोंका आया और रिया की छवि धुंधली होने लगी। वे आ रहे हैं, उसने फुसफुसाते हुए कहा। वे सब आ रहे हैं। इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, रिया गायब हो गई और कमरे में अंधेरा छा गया। लेकिन फिर हमें दरवाजे के बाहर से आवाजें सुनाई दी। कई लोगों के कदमों की आवाज, फुसफुसाहट और हंसी। हाँ, एक अजीब अप्राकृतिक हंसी। वे आ गए। प्रिया ने मेरे कंधे को पकड़ते हुए कहा। अचानक दरवाजा हिलने लगा, जैसे कोई बाहर से धक्का दे रहा हो। धक्के तेज होते गए और मैंने देखा कि दरवाजा अपनी कुंडी के बावजूद अंदर की ओर झुक रहा था, जैसे कोई बाहर से धक्का दे रहा हो। धक्के तेज होते गए और मैंने देखा कि दरवाजा अपनी कुंडी के बावजूद अंदर की ओर झुक रहा था। हमें यहां से निकलना होगा, मैंने कहा और खिड़की की ओर बढ़ा। लेकिन जैसे ही मैंने खिड़की खोलने की कोशिश की, मुझे बाहर कई चेहरे दिखाई दिए। पीले फीके चेहरे जिनकी आंखें काली और खाली थीं। वे सभी खिड़की के बाहर तैर रहे थे,
हमें घूर रहे थे। मैं पीछे हटा और प्रिया और मीरा के पास लौट आया। हम अब पूरी तरह गिर चुके थे। दरवाजे पर अब धक्के और तेज हो गए थे और मुझे लगा कि वह किसी भी क्षण टूट सकता है। अचानक दरवाजा टूटा और कई छायाएं कमरे में प्रवेश करने लगीं। पुरुष, महिलाएं, बच्चे सभी उसी तरह दिखाई दे रहे थे जैसे रिया। पीली त्वचा, बिखरे बाल और काली खाली आंखें। मीरा चीख उठी और प्रिया ने उसे अपने पास खींच लिया। मैंने अपने परिवार को बचाने के लिए हाथों से ढाल बनाई, लेकिन वे छायाएं मेरे हाथों से होकर गुजर गईं, जैसे वे हवा से बनी हो। छायाएं हमारे चारों ओर मंडराने लगीं। हवा ठंडी और भारी हो गई। मुझे लगा जैसे हमारा दम घुट रहा हो। तभी रिया फिर से प्रकट हुई, इस बार छायाओं के बीच में। देखो, मेरे दोस्त आ गए, उसने मुस्कुराते हुए कहा। अब हम सब साथ खेल सकते हैं, हमेशा के लिए। छायाएं और करीब आईं और मुझे महसूस हुआ कि हम अब बच नहीं सकते। मैंने प्रिया और मीरा को कसकर पकड़ लिया और आंखें बंद कर लीं। अचानक एक तेज आवाज हुई, जैसे बिजली कड़की हो। मैंने आंखें खोलीं और देखा कि कमरे में रोशनी जल रही थी। छायाएं गायब हो गई थीं, रिया भी नहीं थी। कमरे के दरवाजे पर बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसके हाथ में एक लालटेन थी। सुबह हो गई है, उसने कहा। आपकी गाड़ी ठीक हो गई है। मैं हैरान रह गया। क्या यह सब एक बुरा सपना था? लेकिन नहीं, दरवाजा वास्तव में टूटा हुआ था और कमरे में एक अजीब सी ठंडक थी। हम जल्दी से अपना सामान समेटकर ढाबे से बाहर आए। बाहर सचमुच सुबह हो चुकी थी और बारिश रुक गई थी। हमारी गाड़ी वहीं पार्क थी जहां हमने छोड़ी थी और अब वह पूरी तरह से ठीक लग रही थी। मैंने पीछे मुड़कर ढाबे की तरफ देखा। दिन के उजाले में वह बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा था, पुराना, जर्जर और लगभग परित्यक्त सा। चलो जल्दी यहां से निकलते हैं, मैंने कहा और हम गाड़ी में बैठ गए। मैंने इंजन स्टार्ट किया और गाड़ी तुरंत चालू हो गई, जैसे उसमें कभी कोई समस्या थी ही नहीं। हम वहां से तेजी से निकल गए, पीछे मुड़कर देखे बिना। थोड़ी दूर ही गए थे कि रामनगर का एक पुलिस चेक पोस्ट मिला। मैंने गाड़ी रोकी और एक पुलिस अधिकारी से बात करने का फैसला किया। साहब, यहाँ पास में आनंद ढाबा है एक, वहां कुछ अजीब चीजें हो रही हैं, मैंने उन्हें बताया। पुलिस अधिकारी ने मुझे अजीब नजरों से देखा। आनंद ढाबा कहाँ है ये? मैंने उन्हें बताया कि वह कहाँ था, वह रास्ता जिस पर हम आए थे। वहां तो कोई ढाबा नहीं है साहब, उन्होंने कहा। वह जगह तो पिछले 20 सालों से खाली पड़ी है, लेकिन हम वहीं रुके थे कल रात, प्रिया ने कहा। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। पुलिस अधिकारी ने अपने साथी की ओर देखा और फिर हमारी ओर मुड़े। आप लोग पहले नहीं हैं जिन्होंने ऐसी बात कही है, उन्होंने धीरे से कहा। वहां पहले एक ढाबा हुआ करता था, आनंद ढाबा ही नाम था उसका। 1999 में उस जगह एक भयानक हादसा हुआ था। एक परिवार, पति, पत्नी और उनकी 8 साल की बेटी रात में वहां रुके थे। उसी रात ढाबे के मालिक ने उन्हें मार डाला था। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। क्या हुआ था उनके साथ? मैंने पूछा, हालांकि मुझे जवाब सुनने से डर लग रहा था। कहा जाता है कि ढाबे का मालिक काला जादू करता था। उसने उस परिवार की बलि दे दी थी किसी तांत्रिक अनुष्ठान में। बाद में जब पुलिस को पता चला, उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जेल में उसका दिमाग पूरी तरह से चल गया था। वह हमेशा यही कहता था, वे लौट आएंगे, वे सब लौट आएंगे। कुछ महीनों बाद उसने जेल में ही आत्महत्या कर ली। मैंने प्रिया और मीरा की ओर देखा। वे दोनों सदमे में थीं। और उस परिवार की बेटी का नाम क्या था? मैंने पूछा। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। रिया,
पुलिस अधिकारी ने कहा। उसका नाम रिया शर्मा था। हम तीनों स्तब्ध रह गए। यह नाम वही था जो उस भूत लड़की ने बताया था। एक अजीब बात और है, पुलिस अधिकारी ने जारी रखा, हर साल उसी तारीख पर यानी 15 मई को उस इलाके से गुजरने वाले कुछ यात्री गायब हो जाते हैं, कभी कभी पूरा परिवार। और हमेशा उनकी गाड़ी उस पुराने ढाबे के पास मिलती है, पूरी तरह से ठीक हालत में, जैसे वहां पार्क की गई हो। मैंने प्रिया का हाथ पकड़ा जो अब कांप रहा था। 15 मई यानी कल। पुलिस अधिकारी ने सिर हिलाया। मीरा अचानक चीखी, मम्मी, पापा, वो रही। हम सभी ने उस दिशा में देखा जिधर मीरा इशारा कर रही थी। दूर सड़क के किनारे रिया खड़ी थी, उसी पीली त्वचा और काली आंखों के साथ। उसके साथ अन्य छायाएं भी थीं, वे सभी जिन्हें हमने रात को देखा था। पुलिस अधिकारी ने भी उस दिशा में देखा, लेकिन उनके चेहरे से लगा कि उन्हें कुछ नहीं दिखा। वहां क्या है बेटा? उन्होंने मीरा से पूछा। मीरा ने बस सिर हिला दिया और मेरे पास आकर छिप गई। हमने पुलिस अधिकारी को धन्यवाद दिया और अपनी यात्रा जारी रखी, लेकिन इस बार हमने नैनीताल जाने का प्लान बदल दिया और वापस दिल्ली लौटने का फैसला किया। जब हम वापस सड़क पर थे तब मीरा ने कहा, पापा, रिया ने कहा था कि वह हमें फिर देखेगी। मैं और प्रिया एक दूसरे की ओर देखे। हमारी आंखों में डर साफ झलक रहा था। वह सिर्फ एक बुरा सपना था बेटा, प्रिया ने कहा, हालांकि उसकी आवाज में विश्वास की कमी थी। हम चुपचाप दिल्ली की ओर बढ़ते रहे, लेकिन मैं जानता था कि हम जो अनुभव से गुजरे थे वह सिर्फ एक बुरा सपना नहीं था। हमने वास्तव में आनंद ढाबा में रात बिताई थी, जो कि असल में मौजूद ही नहीं था। और हमने रिया और उन अन्य भटकती आत्माओं को देखा था जो शायद उस पुराने ढाबे में फंसी हुई थीं, हमेशा के लिए। जब हम दिल्ली पहुंचे तो मैंने इस घटना के बारे में और जानकारी इकट्ठा करने का फैसला किया। मैंने इंटरनेट पर खोज की और पुराने अखबारों के आर्टिकल्स पढ़े, और जो मैंने पाया उससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। 1997 में एक परिवार, राजेश शर्मा, उनकी पत्नी सुनीता और उनकी 8 वर्षीय बेटी रिया नैनीताल जा रहे थे जब वे रामनगर के पास आनंद ढाबा में रुके थे। ढाबे के मालिक आनंद सिंह ने उनकी बलि दे दी थी, लेकिन इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि राजेश शर्मा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, ठीक मेरी तरह, और उनकी पत्नी सुनीता एक स्कूल टीचर थी, ठीक प्रिया की तरह। और अखबार में छपी तस्वीर में राजेश शर्मा बिल्कुल मेरी तरह दिखते थे। यह सिर्फ एक संयोग नहीं हो सकता था। उस रात के बाद से हमारे जीवन में कई अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी कभी रात में मुझे लगता है कि कोई हमारे घर में है, कदमों की आवाज, फुसफुसाहट और वही अजीब हंसी। और कई बार मीरा ने कहा है कि वह रिया को देखती है, उसके कमरे में उससे खेलने के लिए कहती हुई। हमने अपना घर बदल लिया, शहर भी बदल लिया, लेकिन ये घटनाएं हमारा पीछा नहीं छोड़ती। मुझे अब भी नहीं पता कि उस रात क्या हुआ था। क्या हम वास्तव में उस ढाबे में रुके थे जो 20 साल पहले नष्ट हो चुका था? क्या हमने वास्तव में उन भटकती आत्माओं को देखा था? और क्यों हमारा परिवार उन्हीं जैसा था जिनकी बलि दी गई थी? इन सवालों के जवाब मुझे कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन एक बात मैं जानता हूं, हम बच गए थे जबकि अन्य नहीं। और हो सकता है कि रिया और वे अन्य आत्माएं जो उस पुराने ढाबे में फंसी हुई हैं, हमें फिर से देखने की उम्मीद कर रही हों, क्योंकि रिया ने कहा था, तुम सब लौट आओगे हमेशा के लिए। और हर रात जब मैं सोने की कोशिश करता हूं, मुझे लगता है कि वे हमारा इंतजार कर रहे हैं मौत के ढाबे में। तो दोस्तों, ये थी मौत का ढाबा की कहानी। क्या आप कभी सोचते हैं कि अगर आप अचानक एक अजनबी जगह पर रुक जाएं तो क्या हो सकता है? क्या वहां पहले से मौजूद कुछ अदृश्य शक्तियां आपका इंतजार कर रही होंगी? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ,
कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कैसी लगी ये कहानी और आप किस तरह की भूतिया कहानियां सुनना पसंद करेंगे। द हॉरर डायरी पर आपके साथ मिलते हैं अगली भयानक कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा और अपना ध्यान रखें, क्योंकि आप कभी नहीं जानते कि अंधेरे में क्या छिपा है।